दोस्तों, बात अडानी ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस प्लंज होने की नहीं है। बात यह है कि क्या करप्शन को हम भारत में सीरियसली ले रहे हैं। क्या कॉरपोरेट ग्रुप्स के द्वारा जो करप्शन किया जा रहा है, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। और ये देखेंगे कि बेसिकली ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के जो फर्म्स हैं, जितने भी उस एंटरप्राइज के फर्म्स हैं, 10 फर्म्स हैं टोटल, $12.5 बिलियन उनका लॉस हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में उनका शेयर प्राइस तकरीबन 13% नीचे आया एक दिन के अंदर अंदर। ऐसा क्यों हुआ, ये देखने के लिए हमें इस पर्टिकुलर कहानी को समझना होगा। देखिए, यूएसए के अंदर एक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, जैसे भारत में सेबी है, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वैसे यूएस की जो फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करता है वो है सेबी, एसईसी। एसईसी ने नोटिस जारी किया अगेंस्ट द अडानी ग्रुप के काफी मेंबर्स, है ना। तो अगर मैं उनके नाम दिखा दूं आपको, किनके खिलाफ एक्शन लेने की बात हुई है, तो वो चेयरमैन अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, सागर अडानी जो उनके नेफ्यू भी हैं, विनीत जैन अडानी ग्रीन एनर्जी के सीईओ, सिरिल सबैनिस एक फॉरेन नेशनल है, जिनके ऊपर, इन सब के ऊपर कुछ कुछ इस तरीके के आरोप लगे हैं कि इन्होंने इन्वेस्टर्स को झूठ बोला है अपनी रिप्रेजेंटेशंस में। अब क्या झूठ बोला है, आरोप इन पे ये लगाया जा रहा है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, इन्होंने मिडलमैन का इस्तेमाल करके या ब्राइबरी का इस्तेमाल करके कुछ पावर परचेज अग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ साइन किए। तो देखिए, सोलर एनर्जी के बारे में आपको अगर समझना है तो ये समझिए कि सोलर एनर्जी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनको स्टेट गवर्नमेंट्स को बेचने में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक मिडिल मैन का रोल प्ले करता है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम यह है कि जो सोलर एनर्जी का उत्पादन करती हैं कंपनीज, उनको इनवाइट करने के बाद उनसे ऑक्शन के थ्रू, बिडिंग के थ्रू एक प्राइस फिक्स कर लेना कि इस प्राइस पे आपको इतना गीगावाट का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है ना, इतने गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का अगले 25 साल तक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, हम आपसे ये खरीदेंगे। अब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट और डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट और इसके बीच में बात कराता है और पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करवाता है, जिसमें यह डिसाइड होता है कि कितने गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, कितने साल तक के लिए स्टेट गवर्नमेंट कितना प्राइस देगी उस उत्पादक कंपनी को, यानी एनर्जी प्रोडक्शन कंपनी को। अब आपको यह समझना है कि अगर इसमें जो 25 साल के लिए प्राइस फिक्स होता है, अगर वो एक्चुअल सोलर टैरिफ या सोलर की प्राइसेस, सोलर एनर्जी की प्राइसेस से ज्यादा हो, तो कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा हो सकता है। और ऐसा ही एलिगेशन लगा है कि अडानी के जो ग्रीन एनर्जी के पावर परचेज एग्रीमेंट्स है, खासतौर पे आंध्र प्रदेश के साथ जो पावर परचेज एग्रीमेंट है, उसमें उन्होंने ब्राइबरी का इस्तेमाल करके स्टेट को इन्फ्लेटेड प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी बेची। अल्टीमेटली इससे अडानी ग्रुप को एक सिक्योर इनकम स्ट्रीम मिल गई कि इतना पैसा हमें मिलता रहेगा, और जरूर उसमें से कुछ कट, है ना, कुछ अमाउंट कुछ मिनिस्टर्स की जेब में, कुछ मिडिलमैन की जेब में गया होगा, ऐसा आरोप लगा अडानी ग्रुप के ऊपर। अब बताओ, ये सब हो इंडिया में रहा है, लेकिन यूएसए के अंदर क्यों इतना हलचल मची हुई है। यूएसए का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन सिविल लॉज यूएसए के ब्रेक करने का आरोप लगाता है अडानी के ऊपर। इनफैक्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है यूएसए का, वो क्रिमिनल लॉज ब्रेक करने का भी एलिगेशन लगाता है, आरोप लगाता है, क्योंकि झूठ बोल के, फॉल्स स्टेटमेंट्स देके इन्वेस्टर से पैसा लेना, यह वहां पे क्रिमिनल एक्टिविटी भी माना जाता है। तो अब इंडिया में कोई चीज हो रही है तो यूएस में क्यों उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। आरोप लगा कि $250 मिलियन से ज्यादा भारत के स्टेट ऑफिशियल्स को ब्राइब दी गई फॉर सिक्योरिंग दीज पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टेट ऑफिशियल्स ने स्टेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है या स्टेट की जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनको इसी रेट पे इलेक्ट्रिसिटी खरीदने का ऑफर दिया, इसी पे खरीदनी पड़ी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हैज सेड। पे ऑफ ये हुआ कि प्रॉफिट ढेर सारा कमाया गया। इस प्रॉफिट की वजह से, जो झूठ बोल के, जो ब्राइब देके प्रॉफिट कमाया गया, उसकी वजह से अडानी और उनके स्टॉक और उनके बॉन्ड की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इस पर्टिकुलर कंपनी ने, जो अडानी ग्रीन कंपनी है, इसने यूएस के अंदर बॉन्ड इशू करने शुरू कर दिए। बॉन्ड क्या होता है, यह भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप कुछ समय के लिए पैसा बोरो करते हो, वापस आपको इंटरेस्ट रेट पे या बॉन्ड यील्ड पे देना पड़ता है।
तो यूएस की फाइनेंशियल मार्केट्स में क्योंकि अडानी की कंपनीज बॉन्ड इशू कर रही थी, इस वजह से वहां के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने कहा कि आप हमारे देश के अंदर, हमारे देश के भी इन्वेस्टर्स आपके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उनको झूठी, मिसरिप्रेजेंटेड और करप्शन के बाद दी गई डील्स और एग्रीमेंट्स से उनको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जो एक सिविल ऑफेंस भी है, एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। खैर, ये एलिगेशंस तो 2025 में ही आने शुरू हो गए थे। मई 2025 के अंदर इन एलिगेशंस के बाद जो एमएनआरई में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उनके चेयरमैन को भी रिमूव कर दिया गया था। और उस वक्त भी ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा था कि व्हाई नॉट अ फुल फ्लेजेड इन्वेस्टिगेशन इनटू द एलिगेशंस दैट आर बीइंग देयर। चलो, अब न्यूयॉर्क के पास ज्यूरिसडिक्शन इसलिए है क्योंकि जब इन्होंने सितंबर 2021 में $600 मिलियन का बॉन्ड इशू किए थे यूएस के अंदर, तो उस प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि हमने सारे एंटी करप्शन मेजर्स लिए हैं, हमने कहीं पे कोई भी झूठ नहीं बोला है, जिस वजह से डिफेंडेंट्स यानी कि जो ये अडानी परिवार के लोग और बाकी लोग हैं, इन्होंने ब्राइबरी स्कीम को छिपाया और ब्राइबरी स्कीम को छिपा के झूठ बोल के इन्वेस्टर से पैसा लिया। अब इसके अलावा इस पर्टिकुलर इशू में एक और चीज आपको जो समझनी है वो ये कि अब भारत की तरफ से क्या कार्रवाई की गई ऑन द समन्स दैट हैव बीन इशूड। सो अब क्या हुआ, अब बेसिकली सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, एसईसी सिविल इंक्वायरी कर रहा है, सिविल केसेस को परस्यू कर रहा है यूएस की अदालतों में, और जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो क्रिमिनल केसेस को परस्यू कर रहा है इन यूएस अदालत। अब उन्होंने कहा कि बहुत सारे फ्रॉड का इनके ऊपर आरोप है और इनको जेल भी हो सकती है ना, इसीलिए अभी हम एफबीआई से इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। इफ वी कम टू द सिविल साइड ऑफ द थिंग्स, जहां पे इनको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, इनको आने से मना किया जा सकता है, इन पे बैन लग सकता है, तो इसके लिए एसईसी ने कुछ समन्स भेजे। समन्स यानी कि यूएस की कोर्ट में, यूएस की अदालत में आपके खिलाफ केस चलाना है, इसलिए आप पेश हो जाइए। अब समन्स भेजने के लिए ना, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री कोई लीगल डॉक्यूमेंट भेजते हो जो सिविल केसेस के अंदर अप्लाई हो, तो उसमें एक कन्वेंशन लगता है जिसका नाम है हेग कन्वेंशन। क्या है उसका नाम दोस्तों? हेग कन्वेंशन। हेग कन्वेंशन क्या होता है? हेग कन्वेंशन वाज अ एग्रीमेंट व्हिच वाज साइंड बिटवीन कंट्रीज इन 1965। हेग सर्विस कन्वेंशन कहता है, एक मैकेनिज्म बताता है कि आपको जब कोई लीगल नोटिस भेजना है एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जो उसके सिग्नेटरी हैं, तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना होगा। पहले यूएस का कोर्ट वो नोटिस भेजेगा, यूएस की सेंट्रल अथॉरिटी के पास वो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल अथॉरिटी यहां पे है एसईसी, एसईसी के थ्रू वो पहले लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगा, यानी डायरेक्टली गौतम अडानी और उनके भाई लोग जितने भी डिफेंडेंट्स हैं, जितने भी लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन करना है, डायरेक्टली उनको नहीं जाएगा, लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगा और लॉ मिनिस्ट्री उसको फिर आगे प्रोसेस करेगी। अब 2 बार ऐसा हो चुका है कि लॉ मिनिस्ट्री के पास ये पर्टिकुलर लेटर भेजा गया है एसईसी के द्वारा समन करने के लिए, एक बार फरवरी 2025 में और एक बार दोबारा दिसंबर 2025 में। दोनों इंस्टेंसेस पे लॉ मिनिस्ट्री ने कहा है कि मैं कुछ कारणों की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से इसे आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। पहला रीजन ये दिया गया है कि इसके ऊपर हैंड रिटन सिग्नेचर नहीं है, स्टैंप नहीं है, यानी कि जो लीगल कार्रवाई में रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं है। एसईसी का दावा है कि इस एग्रीमेंट में, हेग सर्विस कन्वेंशन एग्रीमेंट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हैंड रिटन सिग्नेचर होना चाहिए और स्टैंप होना चाहिए बाय द इशूइंग अथॉरिटी। खैर, ये तो हम जज नहीं कर सकते हैं कि किस हद तक लीगली सही यहां पे एसईसी बोल रहा है, किस हद तक लीगली सही यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बोल रहा है, उन दोनों के पक्ष सही। खैर, भारत ने जब इस कन्वेंशन को साइन भी किया था, तब भी उन्होंने कहा था कि डायरेक्टली किसी इंडियन सिटीजन को आप समन नहीं भेज सकते, हम अलाउ नहीं करेंगे, वी वोंट अलाउ। ऑल्दो आर्टिकल 10 में ये लिखा है इस कन्वेंशन के कि डायरेक्ट बाय पोस्ट भी भेजा जा सकता है, इंडिया ने लेकिन उस पर आपत्ति जताई थी। खैर, अभी सिनेरियो ये है कि एसईसी ने न्यूयॉर्क की कोर्ट में परमिशन मांगी है कि देखो, हमने नोटिस भेजने की कोशिश की, वो नहीं माने, अब हम इनको डायरेक्टली ईमेल कर दें इनकी ईमेल आईडी पे। एक बार डायरेक्टली ईमेल कर दिया और वो रिसीव हो गया ईमेल, तो वहां से प्रोसीडिंग्स फिर आगे बढ़ सकती है, क्योंकि यू विल ऑफिशियली वुड हैव सर्व्ड द नोटिस टू दीस पीपल। अब समझिए, अभी तक नोटिस आया ही नहीं है तो रिस्पॉन्स कैसे आएगा?
लेकिन एक बार नोटिस रिसीव हो गया उसका फिर रिस्पॉन्स इनको देना पड़ेगा। तो एक तरीके से लॉ मिनिस्ट्री बीच में ढाल की तरह काम कर रही है इस वक्त। सो अब इस पर्टिकुलर इशू में एक लीगल प्रेसिडेंट भी आता है, यानी कि जुडिशरी ने पहले भी ऐसे कोई मामले के अंदर जजमेंट दी थी, रूलिंग दी थी इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस बोरिस शिपिंग लिमिटेड। वहां पे ये कहा गया था, सॉरी यूके की कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था। तो इंडिया की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी बोरिस शिपिंग के खिलाफ, तो यूके की कोर्ट ने कहा था कि आप ऑल्टरनेटिव सर्विस नहीं दे सकते। मतलब ऑल्टरनेटिव सर्विस मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री की लीगल अथॉरिटी के थ्रू ही नोटिस भेज सकते हो, आप डायरेक्टली मेल के थ्रू या चिट्ठी या पोस्टल के थ्रू, कोरियर के थ्रू नोटिस नहीं भेज सकते। तो इस पर्टिकुलर मामले में बिकॉज दे हैव आस्क्ड द यूएस कोर्ट दैट वेदर वी कैन सर्व देम द नोटिसेस, यूएस के इस कोर्ट के फैसले के बाद आगे अडानी और ग्रुप की प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। सवाल यह भी है कि भारत के अंदर अगर इतनी बड़ी एलिगेशन या आरोप लगे हैं ऑन several state government officials, several solar energy corporation of India officials, then why a detailed investigation is not happening? This thing was asked by the Congress party, opposition party as well, जहां पे उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट में एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी का प्रोब होना चाहिए इसके ऊपर, ताकि ये जो आरोप हैं, एलिगेशंस है, उनको चेक किया जा सके, और सेबी के अंदर भी आपको रिफॉर्म लाने चाहिए। खैर, इस यूएस इंडाइटमेंट का प्रयोग किया जा रहा है बाय ऑपोजिशन पार्टी टू चैलेंज व्हाटएवर अडानी ग्रुप इज डूइंग इन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट्स विद सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स। खैर, दो सिनेरियो यहां से उभर के आते हैं। एक सिनेरियो ये कि न्यूयॉर्क की अदालत ये कह दे कि भाई साहब हेग कन्वेंशन को हम बाईपास करने के लिए कह रहे हैं और आप सीधा सीधा उनको नोटिस समन कर दो। अगर ऐसा होता है और अडानी जी नोटिस इग्नोर करते हैं तो फिर उनके ऊपर यूएस की कोर्ट जजमेंट भी देनी शुरू कर सकती है। लेकिन अगर हेग कन्वेंशन को ही मायने में रखा जाता है कि आप लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू ही जाइए, तो फिर यह भारत और यूएसए के बीच में एक और डिप्लोमेटिक टसल का इशू बनता चला जा सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर मामले में फिर गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होनी ज्यादा शुरू हो जाएगी। तो की टेक अवे ये है कि ये यूएस कैपिटल मार्केट्स का लॉ इंडिया में कितना लगता है, इसका भी टेस्ट होगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी टेस्ट होगा कि पब्लिक सेंटिमेंट को छोड़ते हुए भारत में एंटी करप्शन को लेकर हम कितना सीरियस है। क्या हम एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इशू के अंदर, या फिर इस मामले को भी दबा दिया जाएगा, ये मामला लॉस्ट एंड फॉरगॉटन इन फाइल्स होगा, देखने वाली बात होगी। खैर, अगर आप करंट अफेयर्स को एग्जाम ओरिएंटेड फोकस के साथ पढ़ना चाहते हो और सिर्फ कंसाइज फॉर्म में नोट्स को पढ़ना चाहते हो, डिटेल्ड बड़ी बड़ी मैगजीन्स नहीं पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए हम लेके आ रहे हैं एपिक कोर्स एक्सट्रीम प्रोफिशिएंसी इन करंट अफेयर्स। अब इसके अंदर हम प्रीलिम्स रेलेवेंट करंट अफेयर्स आपको पढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ जो पूछे गए सवाल है उनके साथ करंट अफेयर्स अलाइंड होंगे, 360 डिग्री कवरेज होगा और आपको कंपाइलेशंस मिलेंगी, इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट, अथॉरिटीज बॉडीज इन न्यूज, इन सभी चीजों की आपको कंपाइलेशन प्राप्त हो जाएंगी। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आप वेबसाइट पे जाके एक बार देख सकते हैं। थैंक यू। एंड आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर इशू के बारे में, जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा।